हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश कुमार शर्मा। देखिए, आज हम मनोविज्ञान 11th क्लास एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, आप मेरे चैनल को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। ये किन किन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास 11th 12th एसटीसी, बीएड वालों के लिए, या फिर एमपीटेट, रीट, सीटेट, दिल्ली डीवीएस एग्ज़ाम, टीचर के जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एसटीसी हो, बीएड हो, जो भी हो, उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है। तो वीडियो को पूरा देखें। मैं आपके लिए इसी सीरीज़ में और वीडियो लेकर आऊँगा। तो देखिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए, यहाँ पढ़ेंगे हम मन एवं व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान के स्वरूप और उसकी भूमिका को जान सकेंगे कि मन कैसा है, व्यवहार कैसा है। विद्यालय शाखा के विकास का वर्णन कर सकेंगे। मनोविज्ञान के विविध क्षेत्रों और अन्य विद्या शाखाओं तथा व्यवसायों से उसके संबंध को जान सकेंगे तथा दैनंदिन जीवन में अपने तथा अन्यों को ठीक से समझने मनोविज्ञान के महत्व। देखिए, अब समझते हैं मनोविज्ञान का परिचय क्या है। मनोविज्ञान समझने से पहले हमें मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्या ज़रूरत थी कि इसको टीचर के एग्जाम में, एसटीसी बीएड में एक सब्जेक्ट, क्या ज़रूरत थी मनोविज्ञान पढ़ने के लिए। मनोविज्ञान हमें इसलिए पढ़ना है जिससे हम दूसरों के व्यवहार को जान सकें। मनोविज्ञान हमें इसलिए पढ़ना है जिससे हम दूसरों के व्यवहार को जान सकें, दूसरों को समझ सकें, ये समझ सकें कि मनुष्य प्रेम क्यों करता है, ये समझ सकें कि मनुष्य किसी से घृणा क्यों कर सकता है, ये समझ सकें कि मनुष्य को, किसी बालक को गुस्सा क्यों आता है, क्यों प्रेम आता है, क्यों गुस्सा आता है, क्या कारण है इसके पीछे। तो हमें अगर ये खुद को समझना है, मनुष्य को समझना है, किसी तीसरे पर्सन को समझना है, प्रेम को समझना है, गुस्सा को समझना है, एनर्जी को समझना है, या किसी भी तरह के व्यवहार को समझना है, तो हमें मनोविज्ञान पढ़ना ही होगा, हमें मनोविज्ञान को समझना ही होगा। अगर मनोविज्ञान नहीं समझा आपने, देखिए, जो लोग टीचर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे या एसटीसी बीएड नहीं कर रहे, वो भी लोग इसको पढ़ सकते हैं, वो भी लोग इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में घटित उन घटनाओं को समझ पाएंगे। इसके द्वारा हमारे जीवन में घटित उन घटनाओं को समझ पाएंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है इसके पीछे कि लोग एक दूसरे के पीछे कटामरी, मार काट कर रहे हैं, प्रेम के पीछे हैं या किसी भी तरह के हैं। तो हमें इस सब्जेक्ट को, इस भाषा को समझना ही होगा। आइए समझते हैं इस भाषा को। मनोविज्ञान क्या है। देखिए, मन का विज्ञान जो है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कह दूं कि व्यवहार का विज्ञान या मन का विज्ञान जो है वो मनोविज्ञान है। अब इसमें क्या कहते हैं हम समझते हैं। जो बालक या जो स्टूडेंट, जो मेरे डियर फ्रेंड्स 11th-12th में साइकोलॉजी लिए हुए हैं या किसी भी तरह की साइकोलॉजी संबंधित हैं, तो वो हेडफोन लगा लें। अगर इसको पढ़ें भी नहीं तो हेडफोन लगा लें और आराम से वीडियो को पूरा सुनें। तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर इस तरीके के और भी आप वीडियो चाहते हो और चाहते हो कि हम साइकोलॉजी में कुछ अच्छा कर पाएँ, हम मनुष्य को समझ पाएँ, हम प्रेम को समझ पाएँ या किसी भी चीज़ को समझ पाएँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा ही। तो मनोविज्ञान क्या है। मन का व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान एक विद्या शाखा के रूप में, मनोविज्ञान एक प्रकृति विज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में। देखिए, और भी कई सारी शाखाएं मनोविज्ञान की, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 3 शाखाओं की बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान एक विद्या शाखा जिसको हम एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान जिसे हम नेचुरल साइंस कहेंगे, मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान जिसे कि हम साइकोलॉजी इन सोशल साइंस कहेंगे, सोशल स्टडीज़ कहेंगे। तो देखिए, अब देखते हैं कि और क्या है मनोविज्ञान, क्यों मनोविज्ञान को इतना महत्वपूर्ण बना दिया। देखिए, मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है वो दर्शन शास्त्र से हुआ है।
तो पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के रूप में ही पढ़ा जाता था, लेकिन आधुनिक काल में इसे मनोविज्ञान के रूप में ही पढ़ा जाता है। एक विज्ञान है ये। मन एवं व्यवहार की समझ। मनोविज्ञान विद्याशाखा की प्रसिद्ध धारणाएं। मनोविज्ञान का विकास। और क्या समझें? मन एवं व्यवहार की समझ समझेंगे। अगर इसको हमने पढ़ लिया, इसको अच्छे से समझ लिया, तो हम मन को समझ पाएंगे, व्यवहार को समझ पाएंगे, इनकी समझ हो पाएगी, और बालक को किस तरीके से हमें शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए, ये समझ पाएंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में कुछ रोचक घटनाएं देखिए बॉक्स नंबर 1 में। भारत में मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान की शाखाएं, और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें कि भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट के लेवल से एमपी टेट, सी टेट, इसका बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। मनोविज्ञान की शाखाएं क्या क्या हैं, अनुसंधान अनुप्रयोग के तथ्य क्या क्या हैं, मनोविज्ञान तथा अन्य विशाखाएं क्या क्या हैं, कार्यरत मनोवैज्ञानिक और दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का महत्व, प्रमुख पद। देखिए, तो हम इतना सब कुछ पढ़ेंगे इसमें, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो साइकोलॉजी से प्रेम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही, और जो साइकोलॉजी से प्रेम नहीं करते उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, परिचय में हम थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ना। इसके परिचय में यही है कि लोग क्यों प्रेम करते हैं, क्यों नाराज़गी रखते हैं, क्यों एक दूसरे से जलन करते हैं, विद्यार्थी क्यों निरर्थक प्रतिक्रिया देते हैं, इसको जानना है तो हमें मनोविज्ञान को जानना ही होगा। एक शॉर्ट रूप में मैं थोड़ा सा इसकी रीडिंग करके इसको समझा ही देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। आप संभवतः आपके अध्यापक ने कक्षा में पूछा होगा कि विषयों को छोड़कर आपने मनोविज्ञान क्यों लिया। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप मनोविज्ञान क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत से कोई कुछ प्रश्न का उत्तर देंगे, कुछ देंगे। अगर आपको कोई पूछे, कभी पूछ लिए कि आपने मनोविज्ञान पढ़ना या समझना क्यों चाहा, तो आपको सिर्फ एक बात कहनी है कि मुझे खुद को जानना है, मुझे उन लोगों को जानना है, मुझे समाज को जानना है, मुझे जीवन को जानना है, इसलिए मैंने मनोविज्ञान को पढ़ने का प्रण किया है। ठीक है, आप क्या सीखने की आशा करते हैं? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो जो मैंने कहा है सिर्फ वो कहेंगे आप। अगर आपको कोई और कुछ कहता है तो उसको छोड़ दें। आप समझने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको टॉप पे पहुंचा देगा। आपको लोगों को पढ़ने का समझ आ जाएगी, आपको मन को पढ़ने का समझ आ जाएगा। अपना जीवन तो सफल होगा ही होगा, आपके मिलने वाले सबका जीवन सफल हो जाएगा। सामान्यतः जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कक्षा में मिलती हैं वे विषम्यकारी होती हैं। अधिकांश विद्यार्थी निरर्थक प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए, अधिकांश विद्यार्थियों को पता नहीं होता, वे या तो किसी के कहने पे ये सब्जेक्ट लेते हैं। साइकोलॉजी जो है या तो वो किसी के दूसरे की आधार पर ले लेते हैं, या फिर उनको किसी ने कह दिया होता है कि इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है इसलिए ले लेते हैं, या किसी उनके फ्रेंड ने लिया होता है इसलिए ले लेते हैं। वो अपने प्रेम से नहीं लेते, उनको नहीं पता होता कि साइकोलॉजी क्या चीज़ है, हमें क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दूसरे लोगों क्या सोच रहे हैं। परंतु ऐसी भी प्रतिक्रिया हो सकती हैं। स्वयं को जानना। देखिए, विशेष प्रक्रिया जैसे लोग स्वप्न क्यों देखते हैं। अगर साइकोलॉजी को समझ लिया तो हम इसको भी समझ पाएंगे कि लोग स्वप्न आखिर देखते क्यों हैं। ऐसा उनके साथ क्या घटित होता है कि जिसकी वजह से उन्हें स्वप्न देखना पड़ता है। लोग क्यों आगे बढ़कर दूसरों की सहायता करते हैं। बहुत से लोग तो आगे बढ़कर सहायता करते हैं, बहुत से लोग आगे बढ़कर दूसरों को पीछे खींचते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। एक दूसरे को पीटते हैं, क्यों पीटते हैं। आपने भी बचपन में देखा होगा कि आपस में लड़ाई हो गई, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में लड़ाई हो गई और आपने जूता चप्पलों से खूब पीटा होगा। तो याद करिए, अब इस साइकोलॉजी को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। समस्त प्राचीन परंपराओं में मानव स्वभाव से संबंधित प्रश्न अवश्य होते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपराएं विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों का सामना करती है कि लोग जिस तरह व्यवहार करते हैं वैसे वे क्यों करते हैं। तो देखिए, इसको भी आप समझ पाएंगे कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या ऐसी प्रतिक्रिया है, क्या ऐसा कारण है कि उन्हें ऐसा व्यवहार करना पड़ रहा है। अधिकतर अप्रसन्न क्यों होते हैं, और लोग अप्रसन्न यानी दुखी क्यों हैं, क्यों वो सुखी नहीं रह पा रहे, क्या रीज़न है उनके पीछे।
लोग चाहते तो हैं लेकिन खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कहीं और करते हैं। आइए साइकोलॉजी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। यदि वे अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो उन्हें अपने विषय में कैसे परिवर्तन लाने चाहिए। और हम साइकोलॉजी को अगर अच्छे से समझ लिया तो इस बात को भी समझ पाएंगे कि उन्हें किस तरीके से परिवर्तन लाने चाहिए, क्या परिवर्तन लाइए ले चाहिए जिससे उनके जीवन में थोड़ी बहुत प्रसन्नता आ सके। सभी ज्ञान की तरह मनोविज्ञान ज्ञान भी मानव कल्याण के लिए बहुत योगदान देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनोविज्ञान का ज्ञान है वो मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि संसार दुखगार है तो यह अधिकतर मनुष्यों के ही कारण है। देखिए, मनुष्य एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे के दुख से दुखी नहीं है, एक दूसरे के सुख से दुखी है, इसलिए ये दुखागार बन चुका है। आप यह पूछना चाहेंगे कि 11 सितंबर को अथवा इराक में युद्ध की घटना क्यों हुई, दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, पूर्वोत्तर में निर्दोष लोगों को बम एवं गोलियों का सामना क्यों करना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ। तो मनोविज्ञान ये समझाएगी कि उन लोगों की जो मानसिकता हो जाती है, जो ऐसा बम विस्फोट करते हैं या एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो ऐसा क्या बदले की भावना उसमें भर दी जाती है, तो वो भी मनोविज्ञान आपको समझाएगी। मनोविज्ञान यह पूछती हैं कि युवा मन में कैसे अनुभव होते हैं जो बदला लेने वाले आतंकवादी के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। ऐसा क्या बदला लेना है, ऐसा क्या उनका खो गया या उनको क्या पाना है कि वो बम विस्फोटी कर देते हैं। तो हम समझ पाएंगे, इस सब चीज़ को समझ पाएंगे। आइए और आगे हम समझेंगे, इसमें सब कुछ समझ पाएंगे। आप तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। मैं आपको साइकोलॉजी की वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आज तक आपने नहीं समझी होंगी या किसी ने नहीं बताई होंगी। याद देखिए, परंतु मानव स्वभाव का दूसरा रूप भी है। आपने संभवतः मेजर HPS हलूवलिया का नाम सुना होगा, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय एक चोट के कारण कमर के नीचे लकवा मार गया था और वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। और तुमने ऐसे देखिए, इसमें ऐसा सुना है कि उनके लकवा मारने के बाद में भी उतनी चोटी पर कैसे चढ़ गए, उनकी पावर, इतनी विल पावर मजबूत कैसे हो गई, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो ऐसा कर पाए। और आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जो माउंट एवरेस्ट पे, आपने उस लड़की का नाम भी सुना होगा जिसका एक पैर कट गया, उसके बाद में भी वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ पाई। तो ऐसी कौन सी शक्ति होती है कि कोई भी सफलता को छू पाता है। अगर आपने साइकोलॉजी को समझ लिया तो सफलता की आधी सीढ़ी आपने पार कर ली। भाव कहाँ से जागृत हुआ, या वो माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते थे, उनका भाव कहाँ से जागृत हुआ, इतनी शक्ति कहाँ से आई, ये सब हम समझ पाएंगे साइकोलॉजी के द्वारा। मानव स्वभाव के विषय में एक ही प्रश्न नहीं होता है, किंतु मनोविज्ञान एक मानव विज्ञान के रूप में देखते हैं। देखिए, मनोविज्ञान को जो है कि मानव का विज्ञान माना जाता है, सब कुछ मानव के बारे में पढ़ा जाता है, बचपन से लेकर मृत्यु तक सब कुछ इसमें पढ़ा जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान अस्पष्ट सूक्ष्म स्तर गोचरों जैसे चेतना, आधुनिक जो मनोविज्ञान है बहुत आगे पहुंच चुका है, जैसे चेतना का विज्ञान, शोरगुल के मध्य अवधान पर केंद्रित करने, अथवा आपके पारंपरिक विरोधों से फुटबॉल के खेल में विजयी होने पर उस टीम के समर्थकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जलाने का प्रयास करने आदि बातों का भी अध्ययन करता है। देखिए, इसमें साइकोलॉजी में हर वो बात का अध्ययन होगा, हर चीज़ बताएगा कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, लेकिन आपको इसको समझना होगा, इसको व्यवहार में लाना होगा। सिर्फ आप रटने पढ़ने किसी एग्जाम के लिए साइकोलॉजी मत पढ़िए, साइकोलॉजी पढ़िए आप अपने को बेहतर बनाने के लिए, अपनी समाज को बेहतर बनाने के लिए। हमारी समझ को बढ़ाया है और इन गोचरों का अर्थ है समझने लगे हैं। इस विद्या शाखा की सबसे आधुनिक आकर्षक करने वाली बात यह है कि अन्य विज्ञानों के विपरीत मनोविज्ञान में आंतरिक एवं स्वयं मनुष्यों द्वारा प्रेक्षण में समाहित मनोविज्ञान प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ी बात बता दूं, अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी और थोड़ा बहुत हम मनोविज्ञान भी पढ़ेंगे। तो इसमें हम एक बच्चे को किस कारण से उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, या क्यों वो विद्यालय से भाग जाता है, क्या कारण होता है, वो सब पढ़ेंगे। देखिए, अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में अपन अभी ये मनोविज्ञान से संबंधित कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, या फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में ही अपन डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या होता है।
लेकिन आज थोड़ा सा हम मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान किन शब्द से मिलकर बना है, जो कि बहुत बार रीट में, एमपीटेट में, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आइए, ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। देखिए किसी भी विद्या शाखा को कठिन होता है, ये तो सही है, परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। प्रथम क्योंकि यह सर्वदा विकसित होता रहता है। देखिए जो ज्ञान है, आप इस पर जितना काम करोगे इतना ग्रोथ करेगा। आप अपने में जितना रीडिंग स्किल बढ़ाओगे, जितना सब चीज़ बढ़ाओगे, आप में ज्ञान की वृद्धि होगी। द्वितीय, क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी अन्य परिभाषा में नहीं लाया जा सकता है। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। देखिए दूसरे विषयों में तो है ही, लेकिन मनोविज्ञान में किस तरह सही है ये देखते हैं। बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थियों को बताया गया है कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से, अंडरलाइन कर लीजिए, ये दो ग्रीक शब्द साइकी प्लस लॉजी अर्थात आत्मा और लोगस अर्थात विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना। अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन है। तो ये समझे कि सबसे पहले तो बहुत जी जगह बड़ा कंफ्यूज कर रखा है कि कोई कहता है कि लैटिन भाषा के शब्द हैं, लेकिन आपको इसको अंडरलाइन करके समझना, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, साइकी प्लस लोगस यानी आत्मा का विज्ञान। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक विषय के अध्ययन से बना है, अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था, परंतु तब से इसका केंद्र बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है। पहले आत्मा का विज्ञान था, अब देखिए धीरे धीरे इसका केंद्र बिंदु बदलता गया है। यह अपने एक वैज्ञानिक विद्या शाखा के रूप से स्थापित कर चुका है, जो मानव अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रिया को विवेचना करता है। इसमें जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उनका कार्य क्षेत्र स्तरों तक फैला है, जैसे व्यक्तित्व, द्विजन, दो व्यक्ति, समूह, संगठन, इनमें से भी कुछ। तो देखिए सबसे बड़ी बात हमें समझनी ये है कि साइकोलॉजी जो है, ये तो अपन इसको एक अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सी जगह अलग अलग चीज़ मिलेगी, तो आपको कहीं पेपर में करना पड़े तो ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं साइकी प्लस लॉगस, जिसे हम कहते हैं आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने पहले किया, इनमें जैविक अथवा सामाजिक आधार भी होता है, इसलिए मैं अंडरलाइन कराता चलूँगा। जो इम्पोर्टेंट है उनको आप एक नोटबुक में, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जहाँ मैं अंडरलाइन कराऊँ, जिनको नोट करने की कहूँ, सिर्फ उतना नोट करिए, बाकी आप पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, और इसको मेरे साथ हेडफोन लगा के सुनिए। ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी 11th-12th में, वो तो इसको देख सकते हैं, पढ़ेंगे ही, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वो विद्यार्थी जो मैं अंडरलाइन करने की कहूँगा उनको लिखेंगे। इसीलिए स्वभावतः इनके अध्ययन की विधियाँ अलग अलग होती हैं, क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करती हैं जिसका अध्ययन करना है। किसी भी विद्या शाखा की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन तथ्यों का तथा कैसे उनका अध्ययन करती है। ये अलग चीज़ है, ये देखते हैं कैसे करेगी, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अध्ययन करती है, वास्तव में कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती है। देखिए अलग अलग विधि हैं हर चीज़ की, आपने देखा होगा, जैसे कि मैथ के अलग अलग टीचिंग होते हैं, मनोविज्ञान में भी बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग विधि पढ़ेंगे हम। इसी बात को ध्यान में रखते हुए औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, देखिए औपचारिक और अनौपचारिक दो विधियाँ होंगी। तो औपचारिक तो ये फॉर्मल विधि होती है, देखिए उसमें क्या करेंगे अपन, औपचारिक में एक छोटी संकुचित विधि होती है, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें अपन किस का अध्ययन करेंगे, व्यवहार का अध्ययन करेंगे, विज्ञान के रूप में करेंगे। ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक विज्ञान की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से प्रदत्त प्राप्त करने के लिए करता है। यह प्रदत्तों की अर्थवत्ता बताता है जिससे वे ज्ञान के रूप में संगठित किए जाते हैं। आइए परिभाषा में प्रयुक्त 3 पदों मानसिक प्रक्रिया, अनुभव, व्यवहार को समझ लिया जाए। जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है,
तो हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक क्रियाओं से है। देखिए, जब कहा जाता है कि अनुभव करने वाला व्यक्ति के लिए अनुभव आंतरिक होता है, तो वहाँ हम बात कर रहे हैं चेतना की। चेतना क्या होती है? देखिए, अपन चेतना को ये नहीं कह सकते कि इस पे हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। चेतना अंतर्मन की एक भावना होती है, मेंटल प्रोसेस होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है, से होता है। जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं, ये पूछा जा सकता है कि चेतना क्या होती है, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी बात को जानने या उसमें स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं, तो हम मानसिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर वे मानसिक क्रियाएं परिलक्षित होती हैं। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं, तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग करता है। हम मानसिक क्रियाओं एवं मस्तिष्क की क्रियाओं का एक नहीं मान सकते हैं। देखिए, मानसिक क्रिया मस्तिष्क क्रिया को एक नहीं माना जा सकता। ये नहीं माना, यदि वे एक दूसरे के आश्रित होती हैं। आश्रित मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं एक दूसरे के आच्छादित होती हैं, परंतु वे समरूप नहीं होती। समरूप मतलब एक समान रूप में नहीं होती। मस्तिष्क के विभिन्न मन की भौतिक संरचना अथवा अवस्थिति नहीं होती। मन का आविर्भाव एवं विकास होता है। ऐसा तब होता है जब हम इस संसार में हमारी अंतःक्रियाएं एवं अनुभव एवं व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित होते हैं। वे विविध प्रकार की मानसिक क्रियाओं से गठित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए, मस्तिष्क की क्रियाएं इस बात का संकेत देती हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, परंतु हमारे अपने अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना कोशिकीय अथवा मस्तिष्क की प्रक्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जब हम सोते हैं तब भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं। हम स्वप्न देखते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं कराऊंगा। तो देखिए, प्रक्रिया चेतना कोशिकीय मस्तिष्क की क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जब हम सोते हैं तो हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं, और हम स्वप्न किस में देखते हैं? मानसिक क्रियाओं में ही स्वप्न देखते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, सूचनाएं भी ग्रहण करते हैं, जैसे दरवाजे का खटखटा जाना। हम सोते समय भी जान जाते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने का मानना है कि हम सोते समय सीखते और स्मरण भी करते हैं। देखिए, जब हम सो रहे होते हैं, जरा सा गेट खटखटाता है, कोई आवाज़ लगाता है, तो हम उठते नहीं हैं, हम जागते नहीं हैं, लेकिन हमें उन सब घटनाओं का पता होता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मनोवैज्ञानिक स्मरण करने, सीखने, जानने, प्रत्यक्षण करने एवं अनुभूति में रुचि लेते हैं। वे इन प्रक्रियाओं का अध्ययन यह जानने के लिए करते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। देखिए, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, आप भी जानना चाहते हो कि हमारा मन कैसे काम करता है। अब हमें पता चल जाए कैसे करता है, तो हमें उसका काम करवा के याद करने के लिए उपयोग करें, तथा हमारी सहायता करने के लिए करते हैं, जिससे अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग एवं उसके अनुप्रयोग सुधार कर सकें। मनोविज्ञान लोगों के अनुभवों, एक्सपीरियंसों को भी अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग हैं, जो साइकेट्रिक लोग हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, वो अनुभवों पे भी, एक्सपीरियंस पे भी काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वभाव में आत्मपरक होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यवहार है तो क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे। तो देखिए, हम प्रत्यक्ष न तो दूसरों के अनुभव का प्रेक्षण कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रेक्षण नहीं कर सकते, और ना ही उसके विषय में जान सकते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है। इस बात को ध्यान रखें कि क्या किसी और के अनुभव को कोई दूसरा जान सकता है? नहीं, अनुभव करने वाला स्वयं जान सकता है, प्रति सचेतन हो सकता है। इसीलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुभव हमारे किस मन में या किस स्थान में बसा रहता है, तो आप आंसर देंगे चेतना में। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों को उस पीड़ा पर ध्यान दिया है जो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, रोगियों में दिखाई देती हैं।
तथा मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर शोकर्ता होने पर साथ ही साथ धनात्मक अनुभूतियों का भी हो हम रोमांस करते समय अनुभव करते हैं। देखिए, हम रोमांस करते समय भी अनुभव करते हैं धनात्मक अनुभूति जो पॉजिटिव हैं, उन अनुभूतियों का तो हम जब हम रोमांस में होते हैं, प्रेम में होते हैं, तब भी इनका अनुभूति करते हैं, अनुभव भी होता है, जिन पर मनोवैज्ञानिक ध्यान नहीं देते। जैसे जब कोई योगी ध्यान अवस्थित होता है तो वह चेतना के विभिन्न धरातल पर पहुंचता है, एक नवीन अनुभूति को उत्पन्न करता है। अथवा जब कोई नशेड़ी किसी नशीली दवा का सेवन हवा में उड़ने के लिए करता है, यदि ऐसी दवाइयाँ हानिकारक होती हैं तो अनुभवकर्ता की आंतरिक एवं बाह्य दशाओं से प्रभावित होते हैं। देखिए, कुछ लोग जो नशेड़ी हैं या किसी ज़्यादा खुशी में होती हैं तो उस टाइम की जो अनुभूति होती है वो कुछ अलग होती हैं। नशा में कोई चाहे कि मैं उड़ जाऊं, ऐसा थोड़ी होगा। यदि गर्मी में किसी दिन आप भीड़ वाली बस में यात्रा करते हैं तो आपको वैसी अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक के लिए जा रहे हैं होते हैं। देखिए, आप याद करिए, कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप पिकनिक पे गए होंगे, अपने दोस्त यारों के साथ गए होंगे, तो गाड़ी में खचाखच 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 एकदम भरी होगी, लेकिन आपको उस भीड़ और उस पसीना की अनुभूति नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपको वो दूसरी तरफ खुशी है अपने यारों के साथ जाने की। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी अनुभूति इस तरह की भी हो जाती हैं। अनुभव के स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दशाओं में जटिल परिदृश्य या विश्लेषण करते समझा जा सकता है। अब देखिए, व्यवहार क्या है, बिहेवियर क्या है, अब ये अपन नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, घंटा का बटन दबाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।